हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जॉइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन यानी महत्वपूर्ण समिट। ठीक है, तो इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे हम इसको वीडियो को कवर करने से पहले जितने क्वेश्चन हमारे हैं उससे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। हम उसी चीज़ को कवर करेंगे और एग्ज़ाम में क्वेश्चन उसी से ही बनेंगे। तो वो देखिए, शिखर सम्मेलन से संबंधित जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसको हम कवर करेंगे। तो देखिए, आयोजन कहाँ हुआ ये पूछा जाता है, उसका संस्करण कौन सा था ये पूछा जाता है, आयोजनकर्ता किसने आयोजन करवाया है ये पूछा जाता है, तारीख ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, मोटिव, कोई अगर शिखर सम्मेलन हुआ तो उसका कोई उद्देश्य भी तो होगा, वो पूछा जा सकता है। थीम, उन्होंने कोई थीम रखी है आगे फ्यूचर को देखते हुए, वो चीज़ पूछी जाती है। उसका क्या पिछला इतिहास रहा, ये चीज़ें पूछी जाती हैं महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। सबसे पहला, 27वां अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024, इसका जो आयोजन हुआ नासिक में हुआ, महाराष्ट्र में। ठीक है, आयोजनकर्ता केंद्र सरकार ही रहा, केंद्र सरकार के द्वारा ये आयोजन किया गया। कब? 12 से 15 जनवरी के बीच में। 12 जनवरी को होता है राष्ट्रीय युवा दिवस, ये आप याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। उद्देश्य क्या रहा? देश के युवाओं का सही मार्गदर्शन करना। जो देश की आने वाली पीढ़ी है, आने वाला यूथ है, उसका सही मार्गदर्शन रहेगा तो देश का विकास होगा। तो उसको नज़र में ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है। एक राष्ट्रीय युवा दिवस वो तो हो गया कि एक पर्टिकुलर दिन मनाया जाता है, जैसे 12 जनवरी को हमने मना लिया राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, या अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, ये है महोत्सव, तो इसमें पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना, इसके बारे में हम आगे भी और कर रहे हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। ठीक है, थीम देखिए, 2047 तक भारत विकसित। ठीक है, भारत के युवाओं द्वारा युवाओं के लिए। ठीक है, विकसित भारत 2047 तक। ठीक है, क्या थीम है दोबारा देखिए, 2047 तक मेरा भारत, विकसित भारत युवाओं के लिए युवाओं के द्वारा। अब आगे देखिए जो आपको बताया, देखिए नासिक में इसका वो हुआ समारोह, ये आपको बता ही दिया। ठीक है, इसमें जो अवार्ड दिए गए वो देखिए, 15 युवाओं को युवा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। युवा आयु जो थी 15 से 29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को यह अवार्ड दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की शुरुआत हुई 1984 से, राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, पुरस्कार समारोह का जो आयोजन था वो युवा मामले और खेल राज्य मंत्री श्री निज प्रमाणिक ने इसका आयोजन कर इन्होंने पुरस्कार प्रदान किए। ठीक है, आप इसमें जिसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना वो देखिए, दो चीज़ें वो देखिए। पहला देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस वो है 12 अगस्त, वो अलग है, इंटरनेशनल लेवल पे जो मनाया जाता है। एक है राष्ट्रीय युवा दिवस, वो है 12 जनवरी। जो 12 जनवरी को मनाया जाता है वो स्वामी विवेकानंद की जयंती पे मनाया जाता है। ये हो गए हमारे 2 पॉइंट। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है, ये युवा महोत्सव था, 27वां युवा महोत्सव वो आयोजित हुआ था। तो युवा महोत्सव है, उसमें पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, यानी पुरस्कार बांटे जाते हैं। तो ऐसा है हमारा पहला क्वेश्चन। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023, तो ये देखिए इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था फरीदाबाद में। ठीक है, 2023 इसका नाम है लेकिन मनाया गया 2024 में। ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा में इसका आयोजन हुआ। आयोजनकर्ता दिखे रहा ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन, ये इसका जो था आयोजन करता था। 17 से 20 जनवरी 2024 तक इसका आयोजन हुआ। 9वां संस्करण था। ठीक है, शुरुआत इसकी हुई 2015 से, इसको मनाने की शुरुआत। उद्देश्य क्या है, जो युवा छात्र हैं उनको साइंस की तरफ आकर्षित करना, यानी साइंस के तरफ वो बढ़ें। तो जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, साइंस के प्रति अवेयर हों, तो इसके लिए ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। थीम देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल। ठीक, इसकी थीम है। कुल देश जो इसमें शामिल हुए थे वो थे 22 देश शामिल हुए थे। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 में मनाया गया 2024 में। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की मेजबानी वो किसने की? तो आयोजन जो हुआ था पहली बार, ठीक है, तो आयोजन पहली बार भारत में हुआ था।
तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क कर सकते हैं। यूनेस्को का जो विश्व धरोहर समिति थी उसकी मेज़बानी पहली बार भारत में हुई है। ठीक है, आयोजन देखिए भारत सरकार के द्वारा इसका आयोजन कराया गया। कब? 21 से 31 जुलाई तक। संस्करण सत्र देखिए तो 46वां था ये, जो उसके संस्करण का सत्र था। उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत स्थल की पहचान करना, जो बहुत पुराने सांस्कृतिक हों, ठीक है, प्राकृतिक हों, कि हाँ तो उनको जब वो आ जाता है यूनेस्को की साइट में कि बहुत सांस्कृतिक है, यहाँ पे पर्यटन घूमने आने लगते हैं जब यूनेस्को की विश्व विरासत समिति में शामिल होता है। ठीक है, जब यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में जब शामिल होगा तो उसका रख रखाव होगा, गवर्नमेंट उस पर पैसा खर्च करेगी पर्टिकुलर इमारत पे, क्योंकि हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, वहाँ पे कई चीज़ें मेंटेन की जाएगी, टूरिज़्म बढ़ेगा, बहुत सी चीज़ें होती हैं ऐसा करने से। ठीक है, तो कुल जो देश शामिल हुए थे 21 देश शामिल हुए थे इसमें यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की, जिसमें भारत ने मेजबानी की थी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन का बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें ये देखिए कुल 21 देश होते हैं इसमें, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कुल 21 देश हैं। आप देख सकते हैं भारत के टोटल अब तक 43 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हो चुके हैं। 43 इमारतें या और सब जो चीज़ें मिला के 23 है। ठीक है, झील भी आ जाती हैं। ठीक है, झील को भी मिला है, सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, तो इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया हुआ है। ठीक है, टोटल ये 21 देश है, आप चाहे इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, हमारा भारत भी इसमें है ही है। 1983 में भारत में जिसको शामिल किया गया था पहली बार, अजंता की गुफाएं, आगरा का किला, ताजमहल और एलोरा गुफा, तो ये 1983 में पहली बार यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल हुआ था। अब तक टोटल 43 है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला, तो ये इसका जो आयोजन हुआ वो कोलकाता में हुआ, सेंट्रल पार्क, वहाँ पे इसका आयोजन हुआ था। संस्करण जो हुआ आपकी वो 47वां था, 47वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला। 18 से 31 जनवरी तक ये मनाया गया। उसका उद्घाटन ममता बनर्जी के द्वारा किया गया था। थीम देश पूछा जाए, थीम देश कौन रहा, तो वो था यूनाइटेड किंगडम, इसका थीम देश था। इस वर्ष के संस्करण में रिकॉर्ड जो बने 100 से ज़्यादा स्टॉल लगे थे और अब तक का ये सबसे बड़ा स्टॉल था, बुक फेयर था। यानी इसमें होता क्या है, इसका जो उद्देश्य है, इसमें चीज़ें होती हैं, पुस्तकें रहती हैं, पूरा इंटरनेशनल कोलकाता पुस्तक मेला। तो वहाँ पे जो होते हैं, कई इंटरेस्ट होता है किताबें पढ़ने का, बहुत से लोगों का इंटरेस्ट होता है, हॉबी होती है बुक्स पढ़ने की, वहाँ पे वो जाते हैं। सभी देशों की किताबें रहती हैं, अलग अलग लेखक की अलग अलग चीज़ें रहती हैं, सभी किताबों का पूरा एक मेला लगता है। तो वहाँ पे जाते हैं, चीज़ें देखते हैं, सेल करते हैं, बेचते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। यानी बुक्स के बारे में एक अवेयरनेस हो गई। ठीक है, क्योंकि अभी भी बहुत शौकीन है किताबें पढ़ने के। अब आगे देखते हैं 7वां हिंद महासागर सम्मेलन, तो इसका जो आयोजन हुआ ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ 2016 में। तो कब हुआ? 9 से 10 फरवरी को। इसमें कुल 22 देश शामिल थे। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन संबोधनकर्ता भारत की तरफ से रहे एस जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री हैं, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस के। थीम रही स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन साइड, ये इसकी थीम थी। थीम इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण राज्य और प्रमुख समुद्री राज्य के जो भागीदारों से बातचीत करके उनके सहयोग को एकजुट करना और शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। तो ये देखिए भारत के जो राज्य है वो क्षेत्र आ गया, हमारा भारत आ गया, उसके साथ जो समुद्र के साथ सीमाएं लगाते हैं और भी आ गए, ठीक है, देश, उनके साथ हम बात करेंगे। तो इसमें चीज़ें हैं। हिंद महासागर सम्मेलन में आखिर में होगा क्या? तो हिंद महासागर में जैसे लुटेरों के द्वारा कुछ चीज़ें हो जाती हैं, घुसपैठिए घुस जाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों का कंट्रोल कैसे हो? समुद्री लुटेरे आज के टाइम में भी ये सब चीज़ें होते हैं वो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का कंट्रोल कैसे हो, तो इसके लिए अन्य देशों के साथ हमारी एक सभा होती है, ठीक है, तो उसे कहा गया हिंद महासागर सम्मेलन। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। शुरुआत हुई 2016 में रायसीना डायलॉग। इसमें जो मुख्य अतिथि थे वो थे
क्लिस्टे मुस्काफिस, तो ये मुख्य अतिथि थे। दक्षिण कहाँ शायद ये दक्षिण अफ्रीका के, क्योंकि संस्करण था नवा। उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। थीम क्या थी? चतुरंग, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण, ये इसकी थीम थी रायसीना डायलॉग की। उद्देश्य क्या होता है? विश्व के सम्मुख जो सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दे होते हैं उनका समाधान करना। तो इसका यह उद्देश्य होता है रायसीना डायलॉग का, जो कि 9वां संस्करण था। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक, तो इसका आयोजन हुआ कोची, केरल में। कब? 20 से 30 मई 2024 को। सदस्य देश थे 56 इसके, जो अभी तक हैं सदस्य देश हैं। उद्देश्य देखिए क्या है? अंटार्कटिका के विज्ञान, नीति, शासन, प्रबंधक, संरक्षण और सुरक्षा में मुद्दों पर चर्चा करना। अंटार्कटिका, ये देखिए ये है अंटार्कटिका। तो ये एक ऐसा प्रदेश है, एक ऐसी जगह है जो कि काफ़ी ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है ये। यहाँ पे अगर इसकी जनसंख्या देखा जाए तो यहाँ की जनसंख्या बस ज़्यादा से ज़्यादा 1200-1300 लोगों की है, जो कि विभिन्न देशों के द्वारा यहाँ पे वैज्ञानिक जाते हैं, साइंटिस्ट जाते हैं। वैसे यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास आबादी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ है, अंटार्कटिका है कोई कुछ ज़्यादा खास आबादी नहीं है। तो इस प्रकार इससे विभिन्न देश जुड़े हुए हैं। तो जिसका उद्देश्य यही रहता है वहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की खोज हो सके। ठीक है, या अन्य चीज़ें, और वहाँ पे काफ़ी जीव जंतु भी हैं, ऐसे भी हैं जो कि वहीं पे भी रहते हैं, उनका संरक्षण या बहुत सी चीज़ें रहती हैं। वहाँ पे विज्ञान को, वहाँ पे वैज्ञानिक जाते हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर देखेंगे, पर्यावरण देखेंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसका 46वां जो था आपका अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक थी। अंटार्कटिका संधि क्या थी? अंटार्कटिका संधि 1959 में वाशिंगटन डीसी में 12 देशों के द्वारा साइन किए गए थे, जिसे 1961 में लागू किया गया था। अब तक इसमें 56 देश हो चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिक्स की अध्यक्षता 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स का पूछा जाएगा। ब्रिक्स हो गए, एससीओ हो गए, एशियान हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने की? G20 भी, तो ये सब हम सब करने वाले हैं कवर आगे। तो ब्रिक्स की अध्यक्षता 2024 कजान, रूस में हुई। ब्रिक्स, ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स इसकी फुल फॉर्म ये होगी। कब? 22 से 24 अक्टूबर इसकी मतलब ये चला। संस्करण जो आपकी था वो था 16वां संस्करण था। थीम देखिए, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेरिज्म ऑफ इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सोसाइटी, सिक्योरिटी, सोसाइटी ने सिक्योरिटी, ये इसकी थीम रही। उद्देश्य क्या है? ब्रिक्स देशों के बीच विज्ञान यानी साइंस, उच्च प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य हेल्थ देखभाल, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक समाज में सहयोग। तो इसका ये उद्देश्य था इस बार का ब्रिक्स। ठीक है, अब इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसके मेंबर वो देखिए, ये तो है 5 मेंबर। ठीक है, आगे ध्यान से देखिए, जो ये बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स का इतिहास देखिए कैसा रहा। इसकी जो स्थापना हुई 16 जून 2009 में हुई। ठीक है, संस्थापक देश सब थे ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, 4 इसके संस्थापक देश हुए। 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका जुड़ा। ठीक है, तब ये बना ब्रिक्स, उससे पहले ये ब्रिक था, तब ये बना ब्रिक्स। पहला सम्मेलन हुआ रूस 2009 में, पहला हुआ। 2023 में जो इससे पहला हुआ था वो था जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, ये था हमारा कुछ ये चीज़ें। अब जो नए जुड़े हैं वो देखिए, अब इसके टोटल 9 मेंबर हैं। 1 जनवरी 2004 को नए देश जुड़े, वो है ईरान 2024 में, इथोपिया, मिस्र 2024 में, संयुक्त अरब अमीरात, ये 4 देश और नए जुड़े हैं। तो ब्रिक्स में अब टोटल कितने मेंबर हैं? 9 मेंबर हैं। ये है फुल फॉर्म बताते हैं, ये 4 और ये 5वां दक्षिण अफ्रीका, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, बाकी नाम नहीं कोई चेंज हुआ है बाकी देश जुड़ने से, लेकिन ये 4 देश जुड़े हुए हैं। तो टोटल अब 9 मेंबर हैं। 1 जनवरी 2024 को 4 नए देश जुड़े थे। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। देखिए, एससीओ सम्मेलन 2024 ये कब हुआ? अस्थाना, कजाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ 4 जुलाई 2024 को। चलिए ठीक है, संस्करण जो था वो था 24वां। थीम थी स्ट्रेंथिंग मल्टीलैटरल डायलॉग, ये इसकी थीम थी। भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर झा, विदेश मंत्री भारत के, उन्होंने किया। अस्थाना 2024, ये देखिए इसका नाम, एससीओ सम्मेलन 2024। उद्देश्य देखिए क्या है? आतंकवाद और नशीली दवाइयों के खिलाफ,
आर्थिक विकास और सुरक्षित क्षेत्र और इको पर्यटन में सहयोग। तो इसका जो 2024 का मेन उद्देश्य रहा, इस पर फोकस रहा 2024 में एससीओ सम्मेलन 2024 का। अब आगे हम देखते हैं एससीओ का इतिहास। स्थापना 2001 में हुई शंघाई में। एससीओ की फुल फॉर्म हुआ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म हुई। संस्थापक देश देखिए चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये हुए संस्थापक देश। ठीक है, भारत और पाकिस्तान जुड़ा 9 जून 2017 को। ठीक है, एससीओ में कब? 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान जुड़ा। 23 में ईरान जुड़ा। अभी 24 में हाल फिलहाल में बेलारूस भी जुड़ा। ठीक है, तो अब देखिए टोटल देश कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 हो गए। ठीक है, एससीओ के अब टोटल 10 मेंबर कंट्रीज है। 23वीं मीटिंग ऑफ एससीओ काउंसिल ऑफ हेड गवर्नमेंट। अब देखिए इसमें आप बहुत कंफ्यूज होंगे। एससीओ आपको तो मैंने बता दिया कि एससीओ की जो बैठक हुई, ठीक है, जैसे कि अभी आपको बताया जो एससीओ की बैठक हुई कजाकिस्तान वहाँ पे हुई। ठीक है, वो आपको अभी बताया। ये देखिए कजाकिस्तान अस्ताना में हुई, जो अभी आपको बताया। लेकिन एक जो हुई थी इसमें एस जयशंकर वो गए थे, कहाँ पे गए थे? इस्लामाबाद में होके आए हैं, काफ़ी चर्चा में ये रहे। तो वो कौन सी बैठक थी? वो इंपॉर्टेंट है, वो है 13 मीटिंग ऑफ एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये अलग है, ये हेड ऑफ गवर्नमेंट की बैठक थी जो 16 अक्टूबर 2024 को हुई थी इस्लामाबाद में। तो इसमें ये गए थे। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रतिनिधित्व भी पूरा इन्होंने ही किया था। वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, ये 23वीं थी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नाटो समिट 2024, नाटो, तो इनके बारे में देखिए। आयोजन वाशिंगटन डीसी में हुआ था नाटो का। कब? 911 जुलाई 2024 को। संस्करण था 33वां इस बार का नाटो। तो ये है क्या? नाटो का जो प्राथमिक मिशन जो है वह सामूहिक रक्षा है। नाटो जो है इसका ये इस प्रकार बना है कि अगर ये माना जाए जो नाटो के मेंबर हैं उसी किसी एक देश पर अगर आप किसी देश का हमला हुआ तो ये माना जाएगा कि उस देश पर अकेले हमला नहीं हुआ। इसका मतलब है वो पूरे नाटो पे हमला हुआ है। ठीक है, यानी एक किसी देश के साथ हमला होता है तो बाकी सभी देश उसके साथ में आ जाएंगे। ये नाटो का मेन है सामूहिक रक्षा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 5 में उल्लेखित है। ठीक है, ये है नाटो की पावर। स्थापना देखिए 1949 में हुई। मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। संस्थापक देश 12 है। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अभी सदस्य देश हैं वो 32 हैं, संस्थापक में 12 थे। इस साल 2004 में नाटो की 75वीं वर्षगांठ थी इस बार जो नाटो था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए नाटो मेंबर्स में, अब देखिए सबसे आखिरी में जो जुड़ा वो भी हम देख लेते हैं। देखिए 2024 में स्वीडन जो कि सबसे आखिरी में जुड़ा। ठीक है, अब ये देखिए अगर आपने संस्थापक देखने हैं तो 1949 वाले आप देख लीजिए, ये इसके संस्थापक हो गए जो आपको 12 बताएं। ठीक है, तो ये हमारी जो और देश हैं जो इसके मेंबर हैं, टोटल 32 नाटो मेंबर। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आखिरी में स्वीडन जुड़ा था, भारत इसका सदस्य नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ द नाटो। ओके, अब आगे देखते हैं अगला, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन 2024। तो आयोजन देखिए मॉरिशस में हुआ। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन 2024 मॉरिशस में हुआ। बैठक हुई थी 10 जुलाई 24 को। ठीक है, 10 जुलाई 2024 को। इसकी स्थापना 2000 में हुई। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 2020 में इसकी स्थापना हुई। संस्थापक देश जो हुए थे कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के, भारत, श्रीलंका, मालदीव, ये इसके संस्थापक देश थे। मॉरिशस जुड़ा 2022 में। 2024 में बांग्लादेश जुड़ा 5वें सदस्य के रूप में। ये इंपॉर्टेंट है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में, अभी क्योंकि 2024 में जुड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, बांग्लादेश। उद्देश्य क्या है? समुद्री सुरक्षा और रक्षा, आतंकवाद और कट्टरपंथी इसको रोकना, तस्करी रोकना, साइबर सुरक्षा इसको रोकना। तो 2024 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक, ठीक है, 2024 में ये हुई है। हम अब आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 12वां क्वेश्चन हमारा। तो इसका जो आयोजन हुआ वो हुआ भोपाल में। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 इसका आयोजन भोपाल में हुआ। ठीक है,
तो ये जो है ज़रूरी नहीं भोपाल में, तो ये राष्ट्रीय स्तर पे है, तो अलग अलग राज्यों में ये आयोजित किए जाते हैं। इस बार ये भोपाल में हुआ था। बैठक 30 से 31 जुलाई में इसका आयोजन हुआ। संस्करण इसका चौथा था। उद्घाटन डॉक्टर मोहन यादव जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। समापन राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री ने उसका समापन किया। थीम क्या है देखिए, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान महोत्सव की अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन, ये इसकी थीम है। थीम इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया भोपाल में। उद्देश्य देखिए क्या है, हिंदी के साथ विज्ञान का क्या तालमेल है वो देखिए। वैज्ञानिक शोधकर्ताओं को हिंदी में अपने काम को प्रस्तुत करने, यानी हिंदी में अपने काम को प्रस्तुत करें और उसको चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना। ठीक है, ये इसका जो है मेन महत्व है। तो इस प्रकार हिंदी और विज्ञान का तालमेल बनाए रखें। ठीक है, कि हिंदी में, बाकी तो आपको जैसे बताया ही था मैंने आपको कि मध्य प्रदेश एक पहला राज्य बना था, मध्य प्रदेश ही, जिसने हिंदी में MBBS की शुरुआत की। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे राजस्थान भी बना, फिर बिहार भी, तो जिन्होंने MBBS की जो पढ़ाई वो हिंदी मीडियम में शुरुआत की है। तो मध्य प्रदेश पहला राज्य था, ये आपने इंपॉर्टेंट रखना है, MBBS की पढ़ाई शुरू करने वाला। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन, तो ये देखिए बिम्स्टेक आयोजन इसका हुआ नई दिल्ली में। आयोजनकर्ता कौन रहा, विदेश मंत्रालय, जिसमें भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से बिम्स्टेक का आयोजन किया गया। बैठक 6 से 8 अगस्त 2024 में इसकी बैठक हुई थी। संस्करण था ये पहला। अब ये देखिए बिम्स्टेक का तो जो संस्करण वो चलता रहता है। ठीक है, कंफ्यूज ही नहीं होना हमने, यही हमारा मेन लक्ष्य है, हमने भी कंफ्यूज नहीं होना। ये व्यापार शिखर सम्मेलन का जो है पहला है, बाकी जो बिम्स्टेक का है वो चलता रहता है, वो जी साल बाई साल जैसे आयोजित होना है वह होता रहता है, लेकिन बिम्स्टेक का व्यापार शिखर सम्मेलन ये पहला है। ठीक है, उद्घाटन S जयशंकर ने किया जो कि विदेश मंत्री हैं। उद्देश्य क्या है, पहली व्यापार शिखर सम्मेलन इस क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना। जो बिम्स्टेक के सदस्य हैं उनमें कैसे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया जाए, तो इसके लिए आयोजित किया गया था। स्थापना 1997 ढाका में हुई थी बिम्स्टेक की। ठीक है, तो आगे देखिए, ये देखिए बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर। ठीक है, ये देखिए बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब इसके देखिए मेंबर, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। तो टोटल कितने मेंबर हो गए, 7 मेंबर। तो इसके सदस्य हैं, तो इनके बीच ये आयोजन हुआ व्यापार शिखर सम्मेलन। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, तो ये देखिए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, तो इसका जो आयोजन हुआ भारत मंडपम में नई दिल्ली में। भारत मंडपम आ जाए तो इसका मतलब नई दिल्ली में। ये एक ऐसी चीज़ मतलब बनी है भारत मंडपम, जहाँ पे बड़े क्षेत्र मतलब बड़े संख्या में लोग बैठ सकते हैं और वहाँ पे किसी भी सम्मेलन का आयोजन कराया जा सकता है। ठीक है, ऐसी ये बिल्डिंग है भारत मंडपम, नई दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पे इसका आयोजन हुआ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का 14 सितंबर 2024 को। ठीक है, हुआ इसका मतलब सम्मेलन। संस्करण था चौथा। उद्घाटन अमित शाह ने किया। ठीक है, जो कि गृह मंत्री हैं। उद्देश्य देखिए हिंदी भाषा को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य था। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो उसी के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन भी मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, तो यही है, दोनों में कंफ्यूज हमने नहीं होना है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है ये भी जरूरी देखिए। 10 जनवरी को 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था, तो इसलिए 10 जनवरी को पहला हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। उसके बाद हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, ये देखिए लाइन जो गई है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन मनाते क्यों है ये भी देख लीजिए। शुरुआत 1953 में हुई हिंदी दिवस मनाने की। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत सरकार की आधिकारिक भाषा, ठीक है, आधिकारिक भाषा यानी राजभाषा के रूप में अपनाया गया। अगर राष्ट्रीय भाषा पूछा जाए तो राष्ट्रीय भाषा भारत की कोई भी नहीं है। ठीक है, हिंदी राष्ट्रीय भाषा ऐसा कुछ भी नहीं है, राष्ट्रभाषा भारत की कोई भी नहीं है। ठीक है, यह है देवलिपि। ठीक है, देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत सरकार की आधिकारिक भाषा
आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिली थी, इसलिए मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो पहला जो हुआ था, ये देखिए, ये चौथा संस्करण तो आपको बता दिया कि चौथा संस्करण है। तो ये पहला हुआ था वाराणसी 2021 में, पहला संस्करण हुआ। दूसरा हुआ सूरत में 2022 में। तीसरा हुआ पुणे में 2023 में, और ये चौथा है, ठीक है, जो कि हुआ दिल्ली में। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, आसियान शिखर सम्मेलन 2024। तो ये देखिए, आयोजन हुआ लाओस में, आसियान शिखर सम्मेलन लाओस में इसका आयोजन हुआ। बैठक हुई 9 अक्टूबर 2024 को। संस्करण था 14th, ये 44वां 45वां संस्करण संयुक्त रूप से हुआ। सदस्य देश हैं इसमें 10 आसियान के, ठीक है। तो आसियान थीम देखिए क्या रही, आसियान इन्हांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलेंस, ये इसकी थीम रही, ठीक है। लाओस में हुआ। उद्देश्य क्या देखिए क्या रहा, क्षेत्र को शांति में बढ़ावा देना, ठीक है। आसियान के जो क्षेत्र हैं उसमें शांति को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान और बहुपक्षवाद। तो ये जो रहा आसियान के उद्देश्य रहे। तो आप ये देखिए, आसियान आया है तो इसके बारे में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, स्थापना 1967 जकार्ता में हुई, ठीक है। संस्थापक सदस्य जो हैं आसियान के वो हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये हैं संस्थापक देश। प्लस वर्तमान जो अब और भी जुड़े हैं, बुरनोई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम सहित 10 देश और जुड़े हैं। प्रधान सचिव क्यो किम होन इसके प्रधान सचिव हैं। एशियान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया, समझ लो। आपने यहाँ पे किया, वहाँ पे आप एग्जाम में समझ लिया, क्वेश्चन बनना बिल्कुल तय है, ठीक है। आसियान शिखर सम्मेलन 2024 लाओस में हुआ था, 10 इसके मेंबर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उससे पहले आप देख लीजिए, ये है, मैं आपको ये भी चीज़ें करा ही रहा हूँ कि हाँ चलिए, जैसे आसियान द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, 10 कंट्री, ये है टोटल जो आपको मैं बता चुका हूँ। फुल फॉर्म ये है, मैंने आपको यहाँ से बता दिया, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी ये हो गया भारत का मैप। तो ये श्रीलंका आ गया। तो साउथ ईस्ट यहाँ पे ऐसे आ जाइए, श्रीलंका से ये जो देश हैं यहाँ के, तो ये सब वो देश हैं, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, लाओस, तो ये सब वहाँ के देश हैं, ठीक है। तो उनका एक संयुक्त अपनी ऑर्गेनाइजेशन ये है। अब आगे देखिए, विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA, इसका जो आयोजन हुआ वो नई दिल्ली में हुआ, ठीक है, 15 अक्टूबर 2024 को। संस्करण था इसका 7वां। उद्घाटन इसका किया नरेंद्र मोदी ने। अब ये देखिए, पहली बार ITU और WTSA भारत एशिया क्षेत्र में ये आयोजित हुआ था, पहली बार यहाँ पे आयोजित हुआ नई दिल्ली में। ITU और WTSA का संयुक्त सम्मेलन था न्यू दिल्ली 2024 में। विश्व दूरसंचार मानकीकरण, तो अब इसके बारे में थोड़ा हम चीज़ें देख लेते हैं, ये चीज़ें एक्चुअल में है क्या। स्थापना देखिए 1865 में हुई इसकी स्थापना। तो ITU की फुल फॉर्म भी हम देख लेते हैं, तो अब चीज़ें आपको और अच्छी से समझ में आएंगी। जैसे कि स्थापना हुई 1865 में। ITU यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, दूरसंचार क्षेत्र में एक वर्ल्ड लेवल पे एक मानक तैयार करना जिसे सभी देश फॉलो करेंगे जो इनसे जुड़े हैं। इट्स टेक्स कॉन्फ्रेंस बाय ITU, ठीक है। ये है देखिए WTSA, तो ये हो गया वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, ये हो गया WTA, ठीक है। और ITU का मतलब हुआ इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन। तो जो इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन से जुड़े रहेंगे वो है कि इनके जो सभी चीज़ें हैं, रूल और रेगुलेशन, वो फॉलो करेंगे। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका ये है, ये चीज़ WTSA ये कॉन्फ्रेंस करवाता है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड असेंबली जिसका नाम है। ये कॉन्फ्रेंस होता है किसके द्वारा, ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा। 1865 में इसकी स्थापना हुई ITU की। मुख्यालय जिनेवा में है। महासचिव हैं होलिन जाहो। अभी जो प्रेजेंट में इसके सदस्य देश हैं वो हैं 194। अब हम बढ़ते हैं आगे, 57वां क्वेश्चन, COP16 जैव विविधता शिखर सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। COP16, तो इसके बारे में हम देखिए, कैली कोलंबिया में हुआ था। एक होता है जलवायु वाला, वो हम अभी आगे कवर करेंगे, ठीक है। यह है जैव विविधता वाला, इसी में कंफ्यूज नहीं होना। COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये देखिए, ठीक है। आयोजन कैली कोलंबिया में हुआ। बैठक हुई 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 में, ठीक है। संस्करण 16वां था। उद्देश्य क्या है, प्रकृति के तेजी से विनाश को रोकना। इसमें जो ह्यूमन इंटरफेयर है वो बहुत बढ़ रहा है,
ठीक है, प्रकृति में, उसको हम कैसे रोकें, इसका ये जो है मेन उद्देश्य था। कोलंबिया में आयोजित हुआ COP16। इससे पहले जो हुआ था वो कनाडा में था। मोटो क्या है, पीस एंड नेचर, इसका मोटो है। तो ये जैव विविधता वाला है, आयोजित कहाँ हुआ, कैली में, इसको आपने ये याद रखना है। संस्करण था 16वां, ये है जैव विविधता वाला COP16। अब आगे जो हम करने जा रहे हैं वो देखिए क्या है, वो है 18वां क्वेश्चन हमारा COP29। ये जलवायु से संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जलवायु से संबंधित वाला उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, COP क्या नाम है 29, बाकू अजरबैजान में ये आयोजित हुआ। अब आगे देखिए, इसकी बैठक हुई 11 से 22 नवंबर 2024 को। संस्करण था 29वां इसका जो हुआ, उसका आपको बताया 16वां। ठीक है, उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक लक्ष्यों पर बातचीत। पहला उद्देश्य ये था, जलवायु वित्त पर नया लक्ष्य, दूसरा ये, उसके बाद ग्रीन गैस उत्सर्जन को कम करना, तीसरा लक्ष्य ये। COP28 जो नेक्स्ट इससे पहले हुआ था, जो इससे पहले हुआ था वो हुआ था दुबई में। तो ये हमारा COP29 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई 2003 में हुई, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। ये इम्पोर्टेंट बहुत है, भारत का एक दिवस। ठीक है, तो इसका जो है एक जगह निर्धारित करके इसको मनाया भी जाता है। ठीक है, वैसे तो 18वां प्रवासी भारत 2003 में इसकी शुरुआत हुई। आयोजन जो हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ इसका आयोजन। इस बार का उद्घाटन देखिए नरेंद्र मोदी ने इसका किया उड़ीसा में। कब, 8 से 10 जनवरी 2025 में। तो आपको बता दूं, यह भी होगा, हुआ नहीं है, होगा, सॉरी, नरेंद्र मोदी इसका आयोजन करेंगे, या नहीं करेंगे, 8 से 10 जनवरी 2025 को। उसका जो 17वां संस्करण था वो इंदौर में हुआ था। ये देखिए, अलग अलग राज्य में इसको मनाया जाता है तो वैसे राष्ट्रीय लेवल का। तो 8 से 10 जनवरी 2025 में मनाया जाएगा भुवनेश्वर में, 17वां मनाया गया इंदौर में। थीम क्या है, विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान, यानी जो इंडिया डेवलप कर रहा है इसमें प्रवासियों का योगदान क्या है। यहाँ से प्रवासी भारत में जाके दूसरे देशों में बसे हुए हैं, वहाँ से वो भारत में पैसा भी भेजते हैं। ठीक है, जिसमें इंडिया टॉप नंबर पर है। भारत का जो रेमिटेंस उसे बोला जाता है ऐसा कुछ, तो वो भारत में आता है फॉरेन करेंसी में जो रेमिटेंस आता है भारत में फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड पे चाइना है। ठीक है, तो उसमें क्या योगदान है प्रवासियों का। दूसरा कोई भी प्रवासी भारतीय बाहर बसा हुआ है, ठीक है, उसने वहाँ पर रहकर भारत का नाम कैसे आगे बढ़ाया, उसमें उसको अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। ये सब भी चीज़ें होती हैं इस समारोह में। ठीक है, तो ये थीम थी। महात्मा गांधी के 9 जनवरी 2015 को दक्षिण भारत से, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने की याद में ये मनाया जाता है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, शिल्प समागम मेला 2024। इसका जो आयोजन हुआ वो हुआ नई दिल्ली में। उद्घाटन किया केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। विश्व क्या है, शिल्प समागम मेला। कब, 5 से 15 नवंबर 2024 को ये मनाया गया। शिल्पकारों को उनके शिल्प और उत्पादकों के लिए एक मंच प्रदान करना है इसका उद्देश्य। इस मेले का उद्देश्य एक मंच प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे लोग आएंगे, उनके हाथ से बनी चीज़ों को देखेंगे, तो इसका उनका मनोबल बढ़ेगा, उनकी मार्केटिंग बढ़ेगी। ये इसका मेन उद्देश्य है। समारोह में ट्यूलिप प्लेटफॉर्म का भी अनावरण किया गया। ट्यूलिप प्लेटफॉर्म क्या है वो देखिए। ट्यूलिप एक ऑनलाइन मंच प्रदान करता है जहां शिल्पकार अपने उत्पादों का वैश्विक सतह पर बेच सकते हैं। इंडिया पे नहीं, ग्लोबली भी बेच सकेंगे। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो इस बार इसका अनावरण किया गया, और ई मार्केटिंग का भी लाभ उठा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं शिल्प समागम मेला 2024, आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अब आगे देखिए 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। तो वो देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई 1980 में हुई। ठीक है, 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी। आयोजन ये अब की हुआ भारत मंडपम नई दिल्ली में। उद्घाटन किया पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं।
कब? 14 से 27 नवंबर 2024 को ये मनाया गया। थीम क्या थी? 2047 में विकसित भारत, ये इसकी थीम रही। फोकस जो राज्य था वो था झारखंड था, और पार्टनर राज्य हुआ बिहार और उत्तर प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, पार्टनर राज्य और फोकस राज्य, ये इंपॉर्टेंट और थीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पूछा जाता है तो एग्जाम में इसका तो कुछ पता नहीं कब क्या पूछ लिया जाए। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट है, आयोजन, थीम, फोकस राज्य और फोकस पार्टनर राज्य, ठीक है। उद्देश्य देखिए इस मेले का, लोकल टू ग्लोबल होना, ये इसका उद्देश्य है मेले का। भारत की विविध सांस्कृतिक, व्यापार और नवाचार को इसको बढ़ाना, व्यापार और सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य था 2024 का, ठीक है। तो 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भारत मंडपम में आयोजित किया गया। अगला, पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ? पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो इसमें बौद्ध से रिलेटेड चीज़ें प्रस्तुत की गई, तो उनके द्वारा भारत में क्या क्या उपलब्धियां इनके द्वारा आई, उसके लिए ये समारोह था, ठीक है। बौद्धों के द्वारा, महात्मा बुद्ध के द्वारा, ये सब चीज़ें। आयोजनकर्ता जो रहा सांस्कृतिक मंत्रालय रहा भारत का, और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, ये दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया नई दिल्ली में। कब? 5 से 6 नवंबर 2024 को। मुख्य अतिथि थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट थी। थीम क्या है? एशिया को सुदृढ़ बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका, ये इसकी थीम थी, ठीक है। ये पहला आयोजन नई दिल्ली में इसका हुआ था, पहला संस्करण। अब हम करेंगे आगे, ISA का सभा कार्यक्रम, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सभा कार्यक्रम हुआ वो हुआ भारत मंडपम नई दिल्ली में। कब? 3 से 6 नवंबर 2024 को। संस्करण था 7वां इसका। तो अभी जो अध्यक्ष बनाया जाएगा 24 से 26 तक, वो रहेगा भारत, और उपाध्यक्ष रहेगा फ्रांस। एक चीज़ आपको बता दूं, यही दोनों मिलके 2015 में इन्हों दोनों ने मिलके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ के राष्ट्रपति क्या नाम है इनका, इमैनुअल मैक्रोन ने मिलके ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी। इन दोनों ने मिलके, तो इनके लिए इनको अवार्ड भी काफ़ी दिए गए थे, ठीक है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला था जिससे कि मोदी को, ठीक है। आगे स्थापना देखिए ISA की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 2015 में हुई। मुख्यालय गुरुग्राम में है। सदस्य देश जो है 104 है। लास्ट जो है अर्मेनिया जुड़ा है अभी 21 नवंबर को, ठीक है, अर्मेनिया इसमें जुड़ा है लास्ट में। तो ये ISA का सभा कार्यक्रम था। इंपॉर्टेंट देखिए क्या चीज़ है, यह तो अर्मेनिया लास्ट जुड़ा सदस्य, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, वो देखिए संस्करण 7वां था, ये इंपॉर्टेंट है इस सभा का, ठीक है। तो जो ये दो थे जिन्होंने संयुक्त रूप से इसकी स्थापना की थी, इमैनुअल मैक्रोन और नरेंद्र मोदी ने। अब आगे हम देखते हैं 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024, इसका आयोजन हुआ रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में। 19वां था, ठीक है। कब? 18 नवंबर 2024 को। G20 शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। थीम क्या है? एक न्यायपूर्ण और टिकाऊ दुनिया का निर्माण, ये इसकी थीम है इस बार की। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट इसके उद्देश्य वो देखिए क्या रहा। 2024 का जो उद्देश्य रहा, सामाजिक समावेशन और भूख के विरुद्ध लड़ाई, एक ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इसका जो उद्देश्य रहा, सामाजिक भूख के विरुद्ध लड़ाई। हंगर इंडेक्स में तो अगर देखा जाए तो भारत कैसे काफ़ी पीछे रहता है। बाकी ये भारत कितने देशों में अनाज भी देता है, भारत की तरफ से ही जाता है, तब भी पता नहीं कैसे जो इंडेक्स निकालते हैं उसमें हंगर इंडेक्स में कभी कभी पाकिस्तान से भी पीछे भारत को कर देते हैं, ठीक है। तो भूख के विरुद्ध लड़ाई ये हुआ। ऊर्जा परिवर्तन और उसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण पहलुओं पर सतत ये हुआ। वैश्विक शासन सुधारों में, वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार, तो ये सब 3 इसका मेन फोकस रहा इस बार का जो उद्देश्य है। G20 अफ्रीकन यूनियन शामिल होने के बाद 21 हुआ, G21 हो गया, लेकिन इसका नाम अभी G20 ही है, ठीक है। जो G20 है इसमें एक और यूनियन शामिल हुआ है, ना कि देश, वो है अफ्रीकन यूनियन। टोटल इसमें 19 देश हैं, ठीक है। एक है यूरोपीय यूनियन, एक हुआ अफ्रीकन यूनियन, तो इनको मिला के टोटल 21 हो गए हैं, ठीक है। 2 यूनियन और 19 देश। G20 2023 भारत में हुआ था पिछला वाला, अभी 24 वाला हुआ ब्राज़ील में, अगला भी होगा वो भी आप देख लो, पूछा जाएगा, साउथ अफ्रीका में होगा, ठीक है, 2025 में।
तो इसके अलावा बाकी जो इसके और मेंबर हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले अर्जेंटीना, देखिए ठीक है, तो ए अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ है। तो इसके जो मेंबर हैं ये देखिए, अर्जेंटीना, यूके, इटली, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, ब्राज़ील, जर्मनी, मैक्सिको, तुर्की, कनाडा, इंडिया, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया, ईयू, यूरोपियन यूनियन। ये हमारे टोटल हुए 20। अब जो हमने प्लस करना है वो हो गया एयू, अफ्रीकन यूनियन। तो टोटल अब कितने हो गए? 21 मेंबर हो गए G20 के। नाम इसका G20 ही है फिलहाल में। अब आगे देखिए 25वां 31वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, 25th क्वेश्चन। तो यह है 31वां 31 एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। तो इसका जो आयोजन हुआ लीमा पेरू में हुआ। तो कब? 15 से 16 नवंबर 2024 को। थीम जो हुई सशक्तिकरण, शामिल करना और बढ़ाना, ये इसकी थीम थी। उद्देश्य जो रहा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इंग्लिश में इसका नाम है, थीम है। उद्देश्य जो रहा एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास, व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, यही इसकी थीम है। ठीक है, भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, एपेक का सदस्य भारत नहीं है। इसका सदस्य जिसे बोला शॉर्ट फॉर्म में एपेक, इसका सदस्य भारत नहीं है। स्थापना 1989 में हुई थी। इसकी सदस्य 21 देश है। 2025 में दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। जो 2025 में जो होगा वो 2025 वाला दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। अभी हुआ लीमा पेरू में। भारत जिसका सदस्य नहीं है वो देख लीजिए, G7 का सदस्य भारत नहीं, ओपेक का सदस्य भारत नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। तो इसमें तो जो गल्फ कंट्री वो आ गए। एपेक का सदस्य भारत नहीं है, ये हो गया। एशियान आपको बताया सदस्य भारत नहीं है। नाटो इसका सदस्य भारत नहीं है। जिसका सदस्य भारत नहीं है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब आगे देखिए इसी के मेंबर्स के बारे में। आपको बताया इसके जो मेंबर हैं तो वो देख सकते हैं आप, इसके टोटल मेंबर्स। ठीक है, फिलीपींस, ये आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्रुनई, यूनाइटेड किंगडम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कनाडा, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, जापान, न्यूजीलैंड। ठीक है, अब आगे ये और बाकी ये सब। ठीक है, ये है एपेक के मेंबर। अब हम देख लेते हैं आगे दो हमारे बोनस क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आगे दो बोनस क्वेश्चन देखिए। पूसा कृषि विज्ञान मेला कब आयोजित हुआ? 10 से 12 मार्च। किसानों के बीच आधुनिक तकनीक, कृषि में आधुनिक तकनीक को कैसे बढ़ावा मिले, इसलिए पूसा कृषि मेला आयोजित किया गया था 10 से 12 मार्च। कहाँ? सिडगोमा जिला, झारखंड में। और एक हुआ परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, बेल्जियम में ये आयोजित किया गया। इसमें 30 भागीदार, 30 देश शामिल थे। उद्देश्य क्या हुआ? जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना और आर्थिक विकास को बढ़ाना, ये उद्देश्य रहा। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन। वीडियो कैसी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक्स।